हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज के इस लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। ये जो पार्ट है लार्जली थियरी पार्ट है, लेकिन ये बेस का काम करेगा, फाउंडेशन का काम करेगा टू अंडरस्टैंड कैपेसिटर्स। बिलीव मी, कैपेसिटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसे समझना है तो इसे हमें आज जो टॉपिक है ना उसको हमें पहले समझना पड़ेगा। हालांकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन सीईटी में इसके पहले भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछ सकते हैं, तो बिल्कुल भी लेक्चर को स्किप नहीं करना है। खुद के हो सके तो नोट्स बनाने हैं और ध्यान से इस लेक्चर को देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स से। सबसे पहली चीज तो ये है कि कौन से मटेरियल या किसे हम कंडक्टर कहते हैं और किसे हम इंसुलेटर कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के टर्म्स में अगर बात करें तो कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल विच अलाउज द इजी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और इजी पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू आउट दैट मटेरियल, and insulator they do not facilitate the easy flow of electron through them, and that's why they are known as insulator। तो कंडक्टर्स में अगर कैटेगरी करें तो गुड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स, तो बैड कंडक्टर्स ही जनरली हमारे इंसुलेटर्स कहे जाते हैं। इंसुलेटर के लिए एक नया टर्म आज हम यूज करेंगे, वो होगा डाई इलेक्ट्रिक। क्या होगा? डाई इलेक्ट्रिक। अब देखो थोड़ा सा ना एक बेसिक में जाके देखते हैं कि एक्चुअली वो कौन सी चीज है जो किसी मटेरियल को कंडक्टर या किसी मटेरियल को इंसुलेटर बनाती है। तो इसे समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस समझने पड़ेंगे। अब देखो फ्री चार्ज क्या होता है या बाउंड चार्ज क्या होता है। मैं यहाँ पर एक एटम के न्यूक्लियस का आपको एग्जांपल लेकर बताता हूँ। मान लो ये एक एटम है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो आप एक तरीके से कह सकते हो ये जो पूरा न्यूक्लियस है दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। नाउ व्हाट हैपेंस इज अराउंड दिस न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट। तो यहाँ पर मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल कुछ एक ऐसे ऑर्बिट्स ड्रॉ कर रहा हूँ। राइट, इस तरीके से हमने कुछ ऑर्बिट्स ऐसे ड्रॉ कर लिए हैं। अब हर ऑर्बिट की जो है वो रेडियस अलग अलग होती है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो हर ऑर्बिट जो है उसकी अपनी अपनी एक रेडियस है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इनर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहे होंगे लाइक दिस। वैसे तो हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है, बराबर। और ऐसे ही इंटरमीडिएट जो ऑर्बिट्स है वहां पर भी अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? रिवॉल्व होते हैं विद देयर रिस्पेक्टिव एनर्जी लेवल्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है वो आप कह सकते हो कि दे आर एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में और प्रोटॉन के बीच में क्या होता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिकॉज ऑफ अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस। और अगर अब मैं आपसे पूछूं कि ये फोर्स कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक कूलम का फॉर्मूला था, याद है आपको? फोर्स इज नथिंग बट k टाइम्स ऑफ q1 इंटू q2 अपॉन r का स्क्वायर। नाउ हियर इन दिस केस q1 कैन बी चार्ज ऑन प्रोटॉन, q2 कैन बी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड व्हाट इज r? r इज द डिस्टेंस ऑफ दोज ऑर्बिट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर आप एक तरीके से ये कह सकते हो r इज ऑर्बिटल रेडियस। तो अगर ऑर्बिटल रेडियस ज्यादा हुई तो ऑब्वियसली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगा, और ऑर्बिटल रेडियस अगर कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन इनर मोस्ट ऑर्बिट में है they have a large force of attraction and thus we can say they are very closely bound with the nucleus। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर ऑर्बिट्स में आप देखोगे तो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस और प्रोटॉन्स इट विल बी लिटिल लेसर देन द इनर मोस्ट ऑर्बिट। फिर भी जो इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में है या इंटरमीडिएट ऑर्बिट में है दे आर स्टिल क्लोजली बाउंड टू द न्यूक्लियस। बट जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, यहां पर देखो ये अगर मैं इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रहा हूं विच इज इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो आप देख पा रहे होंगे जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है वो भी ज्यादा है एज कंपेयर टू इनर ऑर्बिट, एंड दैट्स व्हाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो वेरी लेस होगा फॉर आउटर ऑर्बिट एज कंपेयर टू इनर ऑर्बिट। अब यहां पर आपको फ्री चार्जेस का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना दे आर रिलेटिवली वीकली बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड हेंस इफ दे गेट सफिशिएंट एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, फिर आप फ्रिक्शन से दे दो, हीट से दे दो या लाइट से दे दो, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को सर्टेन एनर्जी मिलती है ये क्या कर लेते हैं? जंप कर लेते हैं फ्रॉम देयर इनर ऑर्बिट टू
अगेन सम आउटर ऑर्बिट। तो यहाँ से वो जंप करके बाहर निकल जाएंगे और अगर बहुत ज़्यादा उनको एनर्जी मिल गई तो वो इस अपने न्यूक्लियस जो है, जो अपना एटम का न्यूक्लियस है, उसको ही छोड़ देते हैं, उसके ऑर्बिट को ही छोड़ देते हैं और फ्रीली जो है वो स्पेस में मूव करने लगते हैं। तो जनरली दोज इलेक्ट्रॉन विच आर इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम दे आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री चार्जेस। और जो इनर मोस्ट ऑर्बिट में, या फिर आप कह सकते हो आउटर ऑर्बिट को छोड़ के जो बाकी के इनर ऑर्बिट है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, दे आर क्लोजली बाउंड विद द न्यूक्लियस एंड दस दे आर कॉल्ड एज बाउंड चार्जेस। तो प्रोटॉन्स और जो इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है दे आर रिलेटिवली स्टेबल एट देयर पोजीशन एंड दे आर कॉल्ड एज बाउंड चार्जेस। तो जिस मटेरियल में बाउंड चार्जेस ज़्यादा है दोज मटेरियल्स आर कॉल्ड एज इंसुलेटर, और जिस मटेरियल में फ्री चार्जेस ज़्यादा है दोज आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स। दिस इज समथिंग दैट वी मस्ट कीप इन माइंड, राइट। चलो अब आगे बढ़ेंगे। तो जो फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज है वही डिफरेंशिएट करता है वेदर अ मटेरियल विल बी कंडक्टर और इंसुलेटर। नाउ लेट्स डिस्कस इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर कंडक्टर्स। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें नोट कर लेना है। जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर, मतलब अगर मैं यहाँ पर एक मटेरियल ले लेता हूँ, कंडक्टिंग मटेरियल लाइक दिस, ऐसा हमने एक मान लो स्फीयर ले लिया है, ठीक। अब इस स्फीयर पर अगर कोई एक्सेस चार्ज है, एक्सेस चार्ज का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हट गए मान लो, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी और वो जो एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उन्हें हम कहते हैं एक्सेस चार्ज। अगर किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है तो हम एक्सेस चार्ज किसको कहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को कहेंगे एक्सेस चार्ज। तो किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के पास जब एक्सेस चार्ज प्रेजेंट होता है तो दोज चार्जेस विल ऑलवेज रिसाइड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। चार्जेस कभी भी थ्रू आउट द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकते हैं, किसमें, कंडक्टर्स के केस में, एंड दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सो आई कैन राइट हियर एक्सेस चार्ज और excess charges will always resides at surface, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो मैं ऐसे कुछ पॉजिटिव एक्सेस चार्ज ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। पहली बात समझ में आ गई। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी भी कंडक्टर में इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होती है। ये आपको और आगे अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस इतना जान लो कि किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। सो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। थर्ड हम लिख रहे हैं, देखो ध्यान से। अब ये जो एक्सेस चार्ज है, ये जो पर्टिकुलरली एक्सेस चार्ज है, यहाँ इनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है या ये जो फील्ड लाइंस होती है दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द सरफेस अपॉन विच द चार्ज रिसाइड्स। तो जिस भी पर्टिकुलर सरफेस पे चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर और दे पासेस नॉर्मल, है ना, आप इसको नॉर्मल भी कह सकते हो, टू दी सरफेस, ठीक। चौथा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंडक्टर के केस में जो सरफेस पर पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अब मान लो यहाँ पर सरफेस में एक पॉइंट में ले लेता हूँ, से ए पॉइंट, तो आई कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर विल ऑलवेज सेम। इसी को हम बोल सकते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ अ कंडक्टर विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। तो एक ए पॉइंट मैंने सरफेस पर लिया था, मान लो एक बी पॉइंट में इस पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर ले रहा हूं और बी पॉइंट के पोटेंशियल को बोल रहा हूं अगर वी बी, तो आप ये कह सकते हो पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड पोटेंशियल एट पॉइंट बी विल रिमेन कांस्टेंट और विल रिमेन सेम फॉर कंडक्टर्स। अब अगर एक्चुअली आप देखो तो इसको प्रूव भी किया जा सकता है कि वी ए इज एग्जैक्टली इक्वल टू वी बी। अब कैसे प्रूव करेंगे, तो जस्ट थोड़ी देर के लिए ध्यान दे दो। मान लो मैंने कहा है कि ये जो मेरा ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर मैंने एक स्मॉल चार्ज लिया है क्यू। नाउ आई जस्ट वांट टू ब्रिंग दिस चार्ज क्यू फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। अब जो भी मैं वर्क डन करूंगा, क्या उसको ऐसे लिख सकता हूं, से work done to bring that small charge q from position A to position B, it will be equal to electrostatic potential B minus electrostatic potential A। ये हमने बहुत पहले भी पढ़ लिया है। अब देखो ध्यान से, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बोला था
कि जो कंडक्टर होता है उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। और आप तो चाह रहे हो चार्ज को कहाँ से कहाँ तक लेकर आना, ए पोजीशन से बी पोजीशन तक लेकर आना। उसके लिए हमने बोला है कि वर्क डन भी करेंगे, लेकिन वर्क डन हमेशा किसी ना किसी अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट किया जाता है। यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एब्सेंट है इनसाइड, तो कोई अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा क्या, नहीं होगा। जब भैया कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग ही नहीं रहा है, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो आई कैन से वर्क डन पर यूनिट चार्ज while bringing that charge from position A to position B would be 0 as there is no electric field. So if I say 0 is equal to VB माइनस VA, तो भैया ये जो VA है यहाँ से हट के लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो VA विल बिकम इक्वल टू VB. सो VA विल बिकम इक्वल टू VB, and that's why we can say electric potential throughout the volume of conductor will remains the same. So electric potential will remain constant throughout the volume of conductor, throughout the volume. ठीक है, ये चीज आ गई समझ में। अब एक दो चीजें और इंपॉर्टेंट है। कौन सा पॉइंट हुआ था, फोर्थ हुआ था, फिफ्थ देख लो। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, अब आपका जो कंडक्टर है उसका सरफेस किसी भी शेप का रहने दो। यहाँ पे देखो मैंने थोड़ी देर के लिए एक स्पेरिकल सरफेस इमेजिन किया है कंडक्टर का। कोई रैंडम शेप का भी कंडक्टर हो सकता है जहाँ पर एक सर्टन चार्ज जो है वो रिसाइड हुआ है उसके सरफेस पर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, हमेशा याद रखना, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर एनी कंडक्टर इज गिवन बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको आपको याद रखना है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एट द सरफेस, ठीक है। आपको याद हो तो हमने एक शीट लिया था किसके केस में, फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, गॉस के एप्लीकेशन के केस में। तो इस तरीके से शीट थी, और यहाँ पर शीट के एक साइड में हमने एक पी पॉइंट लिया था और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड किया था। तब कितना मिला था, इट वाज E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो इस कंडक्टर के मतलब इस शीट के दोनों ही साइड में चार्जेस थे और पी पॉइंट सिर्फ एक साइड में था। तो एक साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिली है वो हमें मिली है सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। अब अगर आप दोनों साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को काउंट करो, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ कंप्लीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो दैट वुड बी 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भैया 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो 2 कैंसिल हो गए। तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस कितनी देखने को मिलेगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही देखने को मिलेगी। तो चाहे कुछ भी शेप रहने दो कंडक्टर का, इट डजेंट मैटर, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस इज हाउ मच, इट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरी बात देखो, इफ E इज इक्वल टू गिवन बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर कोई दूसरा मटेरियल है या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ सम अदर मीडियम आपको कंसीडर करनी पड़ती है, तो हम क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट के बजाय सिंपली एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम या फ्री स्पेस होती है। तो किसी भी पर्टिकुलर अनदर मीडियम या अनदर स्पेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्लोइंग इन द वैक्यूम और फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर द अदर गिवन स्पेस। ठीक है, इस तरीके से भी ये एक रिलेशन निकल कर आ सकता है। इसके अलावा जो और एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे बतानी है, आप उसको ध्यान से समझिए। मान लो मेरे पास इस तरीके से एक मेटल का कंटेनर है, या आप कह लीजिए एक मेटल का ब्लॉक है। ओके, पूरी तरीके से सॉलिड है ऐसा भी मैं मान रहा हूँ। हम जानते हैं मेटल के केस में या किसी भी सब्सटेंस के केस में इनिशियली जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो मटेरियल होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर जस्ट फॉर द एग्जाम्पल आई हैव ड्रॉन सम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हियर एंड द होल मटेरियल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नाउ व्हाट हैपेंस इज, सपोज एक्सटर्नली कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो अप्रोच हो रही है इस कंडक्टिंग मटेरियल को। यहाँ से बाहर से मैंने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे ड्रॉ किया है विच इज ट्रैवलिंग फ्रॉम से लेफ्ट टू राइट। नाउ व्हाट विल हैपन, this electric field it must have been originated from some positive charge। तो कहीं तो पॉजिटिव चार्ज रहा होगा जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए यहां तक आई है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये क्या करती है, इस कंडक्टर के अंदर जो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है उनको इन्फ्लुएंस करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो पॉजिटिव चार्ज से होकर आई है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो निगेटिव चार्ज होते हैं वो अपने बाइंडिंग को थोड़ा सा वीक करके
यहाँ इस सरफेस पर आना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको याद हो तो चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड हमने समझा था, जब स्टार्टिंग का आई गेस फर्स्ट या सेकंड लेक्चर रहा होगा, वहाँ पर चार्जिंग बाय इंडक्शन में भी क्या हुआ था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अगर कोई सब्सटेंस है तो उसके पास अगर मैं कोई दूसरा चार्ज एलिमेंट लेकर आता हूँ तो हमने देखा है यहाँ जो पहले बाउंड चार्जेस थे, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन जो साथ में थे, अब उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऐसे बाहर की दिशा में आ जाएंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव सोर्स के कारण आई है तो। चलो अब ज़्यादा बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इतना समझ लो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अट्रैक्ट होकर कहाँ आ जाएंगे, सरफेस पर आ जाएंगे। अब वो क्यों आ पा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं मेटल की प्रॉपर्टी है जहाँ पर चार्ज इजीली मूव हो सकते हैं मटेरियल में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है हटाकर मैं लेकर आ रहा हूँ ऑन द सरफेस। तो हमने क्या किया है, इस सारे इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस के ऊपर लेकर आए हैं। तो देखो ऐसे मैंने सरफेस के ऊपर लेकर आया है। और दूसरी चीज, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो पॉजिटिव चार्जेस है, जो प्रोटॉन है, वो क्या होंगे, रिपेल होंगे। तो यहाँ पर इनको हमने ऐसे रिपेल करके बाहर लेकर आए हैं, बराबर है। अब आप देखोगे ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विच हैज मेड द निगेटिव चार्जेस टू कम आउटसाइड, इट विल गेट टर्मिनेटेड। मतलब आई थी पॉजिटिव चार्ज से और निगेटिव चार्ज पे आकर इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाती है। जब हमने प्रॉपर्टीज देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वहां पर भी ये बात मैंने बोली थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट्स एट द पॉजिटिव चार्ज एंड इट टर्मिनेट्स एट द निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगी। तो इस मटेरियल के अंदर से, मतलब कंडक्टिंग मीडियम के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल भी पास नहीं होती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट ट्रैवल थ्रू द कंडक्टर, उस मटेरियल के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल नहीं करेगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आगे जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पढ़ेंगे तो इस बात पर फिर से लौट कराएंगे। सो आई होप जो चीज़ें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर से डील की है, बताई है मैंने, उसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा और नोट डाउन भी किया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को पढ़ते हैं। शील्ड का मतलब होता है ढाल। देखिए बैटल ग्राउंड में अगर किसी अपोनेंट के तलवार से बचना है तो जो सोल्जर्स होते हैं वो शील्ड का यूज करते थे, पुराने जमाने की बात है। वैसे ही यहाँ पे जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ना इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, तो इसका मतलब होता है किसी भी स्पेस को या किसी अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना है, तब चल के इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का फिनोमिना आता है। सो प्रोटेक्टिंग अ स्पेस और एन इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, this method is called as electrostatic shielding. And how do we do that? We use two methods. सबसे पहली जो मेथड है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बाय कैविटी। सो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं शील्डिंग बाय कैविटी, शील्डिंग बाय कैविटी। अब देखो ये कैविटी क्या है, कैविटी तो एम्प्टी स्पेस होती है जो किसी एनक्लोजर के कारण फॉर्म होती है। तो मान लो मेरे पास ना एक मेटल का क्लोज सरफेस वाला इंक्लोजर है, थोड़ी देर के लिए हम उसको लिख लेते हैं भैया, मान लो मेरे पास एक हॉलो स्फीयर है जो कंडक्टिंग मीडियम से बना है या कंडक्टिंग मटेरियल से बना है। अब इस पर्टिकुलर हॉलो स्फीयर का जो थिकनेस है वो कम है और उसके अंदर की जो स्पेस है वो एम्प्टी स्पेस है, तो यही एम्प्टी स्पेस कहलाई जाएगी कैविटी। अब देखो ध्यान से, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि अगर एक्सटर्नली कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है एट दी मेटल, तो हम देखते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज नॉट अलाउड टू ट्रैवल थ्रू इनसाइड ऑफ द मेटल। तो मेटल के अंदर से तो इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल नहीं करेगी। इसका मतलब है E इज इक्वल टू 0 इनसाइड, एंड देयरफॉर जो आपका सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होगा जिसको आपको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से बचाना है, इट विल ऑलवेज रिमेन प्रोटेक्टेड एज इट इज इनसाइड द कैविटी। दिस कैविटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज फैराडेज केज। क्या बोलते हैं इसको, फैराडेज केज। थोड़ी देर में समझाता हूँ इसे फैराडेज केज क्यों कहा जाता है, बट एनीवे ये समझ में आया क्या। सो शील्डिंग बाय कैविटी मतलब किसी भी क्लोज्ड कंडक्टिंग सरफेस वाले एलिमेंट के अंदर अगर आप कोई दूसरा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट रखते हो या वो जो स्पेस होती है इनसाइड ऑफ दैट कंडक्टर, इट विल रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज कॉल्ड एज शील्डिंग बाय कैविटी। अब देखो आपने लिफ्ट में नोटिस किया होगा, जब आप किसी बिल्डिंग के लिफ्ट में चल रहे होते हो तो लिफ्ट के अंदर आपको मोबाइल के सिग्नल नहीं मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपकी लिफ्ट है उसके अंदर की स्पेस इट एक्ट्स एज अ कैविटी, और आपका ये जो पूरा लिफ्ट का स्ट्रक्चर है ना, दिस इज नथिंग बट फैराडेज केज।
फैराडेज केज वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाती है। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना, दिस स्फीयर वॉज, जो कैविटी इनसाइड ऑफ द स्फीयर वॉज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस स्फीयर एक्ट्स एज अ फैराडेज केज। बस वैसे ही हमारी लिफ्ट भी जो है वो फैराडेज केज की तरह काम करती है और इसके अंदर की कैविटी जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो फैराडेज केज का कॉन्सेप्ट है ना, ये एक्सपेरिमेंटली आया है। तो क्या हुआ था, फैराडे ने ऐसा एक केज फॉर्म किया, एक इस तरीके से पिंजरा बनाया, ठीक है, जो किससे मिलकर बना था, मेटल से मिलकर बना था। और उसके अंदर कोई अगर इंसान खड़ा है तो देखिए होता क्या है, अगर आप लाइटनिंग सोर्सेस रखते हो बाहर, लाइटनिंग मतलब थाउजेंड्स एंड करोड्स ऑफ वोल्ट के लाइटनिंग सोर्सेस है, यहाँ से जो है बिजली, लाइटनिंग जो है, बिजली जो है वो इस केज पर आती है। लेकिन जो अंदर इंसान है उसको कुछ भी असर नहीं होता, उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि जब लाइटनिंग आएगी और वो टकराएगी किससे, इस सरफेस से, मेटल के सरफेस से, तो मेटल डज नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ही नहीं तो अंदर में जो इंसान है या जो भी इंस्ट्रूमेंट है, इट विल रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज आउटसाइड। एंड दैट्स वाई दिस फैराडेज केज का ही कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर हम मेटल के सरफेसेस से बनी हुई कैविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो आपकी जो लिफ्ट है, लिफ्ट क्या है, एक फैराडेज केज है। इसके अलावा जो हमारी कार्स होती है, जो व्हीकल्स है ना, खास करके कार या बस है, वो भी फैराडेज केज की तरह काम करती है। मान लीजिए आप स्टॉर्मी सीजन में कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो और आप कार के अंदर बैठे हो, तो इस तरीके से मान लीजिए मैं कार के फ्रंट व्यू को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो लेट्स से दीज आर हेडलाइट्स, दीज आर टायर्स ऑफ कार, राइट, दिस इज अ ड्राइवर। नाउ स्टॉर्मी डे है, रेनी सीजन है, तो बहुत सारी जो बिजली है वो कड़क रही होती है ना। और कंटिन्यूसली अगर ये बिजली आपके कार के ऊपर गिर भी जाए तो कार का जो आउटर सरफेस है, इट इज मेड अप ऑफ मेटल। तो ये जो पर्टिकुलर कार है, इट एक्ट लाइक अ फैराडेज केज। और जो ऑक्यूपेंट्स है, जो अंदर बैठे हुए हैं, दे विल ऑलवेज रिमेन सेफ। यहीं से मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर कभी ऐसी नौबत आ जाए कि आप बाहर कहीं घूमने गए हो, कार में बैठे हो और बिजलियाँ कड़क रही है, तो आप कार के अंदर बिल्कुल सेफ है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, एक काम करना है, पेड़ के नीचे कार को नहीं खड़ा करना है। क्यों, क्योंकि पेड़ तो गिर सकता है, बिजली गिरेगी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पेड़ अगर गिर गया तो फिर बड़ा एक्सीडेंट होगा, उससे आपको कौन बचाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप मान लीजिए एरोप्लेन में ट्रैवल कर रही है, तो अगर एरोप्लेन का आप स्ट्रक्चर देखो, इस तरीके से एरोप्लेन होता है, राइट, ऐसा एरोप्लेन है, वो भी किससे मिलकर बना होता है, मेटल से ही मिलकर बना होता है। और वो ट्रैवल कर रहा है क्लाउड के थ्रू, और क्लाउड पे तो कंटिन्यूसली चार्जेस का डिपोजिशन चल रहा होता है ना। सो जब आप क्लाउड के थ्रू ट्रैवल कर रहे होते हो तो क्लाउड से जो बिजलियाँ या फिर आप कह लीजिए जो लाइटनिंग है, इट कंटिन्यूसली स्ट्राइक्स टू द बॉडी ऑफ एरोप्लेन। बट जो आउटर सरफेस है एरोप्लेन का, वो मेटल से बना हुआ है, तो जो इनर ऑक्यूपेंट्स होते हैं ना, दे ऑल्सो रिमेन्स द सेफ। बस फर्क इतना है कि जो चार्जेस डेवलप हो जाते हैं कहाँ पर, आपके एरोप्लेन पर, उसके बॉडी पर, वो फिर वो एयर पार्टिकल से, डस्ट पार्टिकल से, है ना, वाटर ड्रॉपलेट से, उनके फ्रिक्शन के कारण वो आगे पास हो जाते हैं और आपका जो प्लेन है वो बाद में उस पर कोई चार्जेस नहीं रहते हैं। आ रही है क्या बात समझ में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के ही कारण जो ऑक्यूपेंट्स है वो बादलों में भी सेफ है, इवन दो देर इज अ हेवी लाइटनिंग, मतलब लैक्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम ऐसे लाइटनिंग कंटिन्यूसली स्ट्राइक हो रही होती है आपके प्लेन पे, फिर भी ऑक्यूपेंट्स आर रिलेटिवली सेफ। आ रही है बात समझ में। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का एग्जाम्पल हुआ। आपने देखे होंगे रोड पर जो ट्रक चलते हैं, तो ट्रक का अगर मैं बैक व्यू निकालूं तो इस तरीके से मान लीजिए दिस इज द ट्रक, ये उसके टायर्स है। तो कई बार आपने नोटिस किया होगा इस ट्रक पर ऐसे चेन्स लगी होती है जो रोड को ऐसा टच करती हुए चलती है थोड़ी थोड़ी देर के बाद। इस चेन का काम क्या होता है, तो एक्चुअली ट्रक जब आगे मूव हो रहा होगा ना, जैसे आगे चल रहा होगा, तो because of friction with air, water vapor, then dust particles, charges starts to continuously build upon this particular body of truck or that vehicle। अब ये अगर चार्जेस ऐसे ही बिल्ड रहेंगे और ट्रक कहीं पे जाके रुकता है, कोई अगर दूसरा इंसान इसको टच करेगा तो आपको क्या है, करंट महसूस होगा। वो ना होने के लिए ये जो चेन्स बने होते हैं विच आर कंटिन्यूसली इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, जो डिपॉजिटेड चार्जेस होते हैं दे इजीली पासेस थ्रू द ग्राउंड। और यहाँ तक कि लाइटनिंग के भी केस में, जब लाइटनिंग होती है ना रेनी डेज में, तो वो जो एक्सेस चार्ज बिल्ड हो जाता है कहाँ पर, ट्रक की बॉडी पर, वो भी ग्राउंड हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस चेन। तो यूजुअली चेन का यही यूज है, हमें वो एस्थेटिक लगता है बट लार्जली इट इज फिजिक्स, चलेगा ना।
तो अभी हमने थोड़ी देर पहले समझ लिया शील्डिंग बाय कैविटी, एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड शील्डिंग एज अ स्क्रीन। तो सेकंड पार्ट इज शील्डिंग बाय स्क्रीन। अब शील्डिंग बाय स्क्रीन मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से समझो। मान लो मेरे पास कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे मुझे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरीके से आ रही है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नाउ व्हाट डू आई डू, मैं एक कंडक्टिंग एलिमेंट से बना हुआ शीट इस इंस्ट्रूमेंट के थोड़ा सा आगे रख दूंगा, चलेगा। अब इनिशियली तो ये जो मटेरियल है हमारा कंडक्टिंग मटेरियल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो उसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। बट बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट होकर कहाँ पर आ जाएंगे, इस पर्टिकुलर मेटल शीट के या कंडक्टर शीट के सरफेस पर आ जाएंगे, और जो प्रोटॉन है वो दूसरे साइड पर रिपेल होकर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। बराबर है कि नहीं। अब देखो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से आई है इट विल गेट टर्मिनेटेड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। बट अब ये जो पॉजिटिव चार्जेस दूसरे एंड पर प्रोड्यूस हुए हैं ये भी तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो क्या इंस्ट्रूमेंट सेफ रहेगा, क्या नहीं रहेगा। फिर कैसे आप इसको सेफ करते हो, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे ही पॉजिटिव चार्जेस मान लो इस पर्टिकुलर सरफेस पर बिल्ड हो गए, हम ग्राउंडिंग प्रोवाइड कर लेते हैं इस सरफेस को। ग्राउंडिंग के कारण क्या होता है, जो एक्सेस पॉजिटिव चार्जेस बने थे दे मूव टू द ग्राउंड, और जैसे ही वो ग्राउंड पर चले जाएंगे, देखो ध्यान से, जैसे वो ग्राउंड पर चले जाएंगे फिर कोई एक्सेस चार्ज यहाँ पर बचा नहीं है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए, और ये जो पूरी स्पेस है दिस स्पेस विल बी फ्री ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज हाउ वी हैव डन शील्डिंग बाय स्क्रीन। तो ये जो मेटल का सरफेस है, शीट है, वही स्क्रीन की तरह काम करता है। आ रही है बात समझ में। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डेली लाइफ में ये कई जगह पे आपको देखने को मिलेगा। नाउ लेट्स मूव अहेड। एक छोटा सा सवाल है उसको हम सॉल्व करेंगे, एंड देन वी विल बी सीइंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर इंसुलेटर या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फॉर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। क्वेश्चन क्या दिया है, अ स्पेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2 हैज अ चार्ज कैपिटल Q. A charge minus Q is placed at the center of the shell. The surface charge density on the inner and outer surface of the shell will be. तो देखो ऐसे दो शेल्स उन्होंने बनाकर दिखाया है, राइट। अब एक्चुअली ये हॉलो शेल है जिसका इनर सरफेस जो है वो r1 है और आउटर सरफेस का रेडियस r2 है। जो टोटल चार्ज डिपॉजिटेड दिया है इनिशियली वो कितना दिया है, कैपिटल Q, और फिर बोला है कि इसके इनसाइड मैंने क्या कर लिया, एक स्मॉल q अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो डिपॉजिट कर लिया, और फिर वो पूछ रहे हैं व्हाट वुड बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस। अब देखो ध्यान से, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हम सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा इज नथिंग बट चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। अब ध्यान से समझना, ये जो इनर सरफेस है इस पर्टिकुलर स्फीयर का, उसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई r1 का स्क्वायर, दैट वुड बी 4 पाई r1 का स्क्वायर, और जो आउटर सरफेस है उसका एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया, दैट वुड बी 4 पाई r2 का स्क्वायर। सवाल ये है कि सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, जहां पर चार्जेस जो सरफेस पर होते हैं उनको पहले पता करना पड़ेगा भैया कि कितने चार्जेस होंगे। अब अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो ये जो स्फीयर है, ये पूरा स्फीयर, इस पर टोटल चार्ज कितना था, क्यू चार्ज था, और क्यू चार्ज कैसे दिया है, पॉजिटिव। तो यहाँ जो पूरा टोटल पॉजिटिव चार्ज था वो इनिशियली कहाँ पर रहा होगा, इस सरफेस पर रहा होगा इनिशियली। फिर जैसे ही मैंने माइनस क्यू चार्ज यहाँ इस स्फीयर के सेंटर में लेकर आया, अब क्या हो गया, इस माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी वो कैसी रही होगी, इनवर्ड रही होगी इस माइनस क्यू चार्ज के लिए। तो वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर इनर स्फीयर पर प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के समय क्या होता था, एक्सटर्नली जब पॉजिटिव चार्ज से होती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी तो वो मटेरियल के निगेटिव चार्जेस को एक्यूमुलेट करता था ऑन द सरफेस। अब यहाँ पर कौन से चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो मटेरियल के इनर सरफेस पर कौन से चार्ज आने चाहिए, पॉजिटिव चार्जेस आने चाहिए। अब ये पॉजिटिव चार्जेस आएंगे कहाँ से, जो पहले हमने टोटल क्यू चार्जेस रखे थे ना, वहीं से कुछ चार्जेस ट्रैवल करते करते इनसाइड आ जाएंगे। लेकिन कितने आएंगे, तो जितने चार्जेस अंदर निगेटिव है
उन्हीं को न्यूट्रलाइज करने के लिए उतना ही अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप होगा। और ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा प्लस क्यू होगा, जो कहाँ से निकल कर आया है, कैपिटल क्यू वाले चार्ज से निकल कर आया है। तो जो पहले चार्ज इस आउटर सरफेस पे था, अब वो कितना बचा है, पहले कैपिटल क्यू था, अब बचा है कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। तो चार्जेस प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस इज कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू एंड चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द सरफेस वुड बी प्लस टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू। अब बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी की, तो जो इनर सरफेस है उसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या बनेगी, चार्जेस इनसाइड दैट इज प्लस क्यू टाइम्स ऑफ प्लस क्यू डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया 4 पाई r1 का स्क्वायर। और जो आउटसाइड सरफेस होगा उसको अगर मैं लिखता हूं सिग्मा आउट, सरफेस चार्ज डेंसिटी एट आउटसाइड, तो चार्ज कितना बचा है, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई r2 का स्क्वायर। सो दिस इज बेसिकली द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, यस फर्स्ट ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है, बराबर है। तो ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है इट इज अगेन रिलेटेड विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर को ही डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल बोला जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमें जो कैपेसिटर्स पढ़ना है वहाँ पर रह रहे के हम डाई इलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट आज समझेंगे वो वहाँ पर हमें बहुत काम में आएंगे, ठीक है। चलो, अब इंसुलेटर में हमने समझा था कि इंसुलेटर आर दोज मटेरियल विच हैव लार्ज अमाउंट ऑफ बाउंड चार्जेस इन देम, देयर आर वेरी फ्यू और नो फ्री चार्जेस, राइट। चलो, अब ये जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। पहला जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है उसे हम पोलर डाई इलेक्ट्रिक कहेंगे और जो दूसरा होता है उसे नॉन पोलर कहेंगे। समझते हैं पोलर डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है और नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं पोलर डाई इलेक्ट्रिक। एक बात हमें समझनी पड़ेगी, डाई इलेक्ट्रिक मतलब कुछ नहीं है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, बराबर है। कोई भी मटेरियल बना होता है लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। अब पोलर मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होंगे या पोलर डाइइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें आप डिफरेंशिएट कर सकते हो इन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। मतलब उस मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव चार्ज का एक सेंटर होगा और निगेटिव चार्ज का दूसरा सेंटर होगा, जिनके बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, सेपरेशन देखने को मिलेगा। जिस कारण हम बोल सकते हैं कि हर एक मॉलिक्यूल में एक अपना इलेक्ट्रिक डायपोल एग्जिस्ट करता है। तो जिस डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के मॉलिक्यूल में एट द मॉलिक्यूलर लेवल या पार्टिकल लेवल अगर आपको इलेक्ट्रिक डायपोल प्रेजेंट दिखाई दिया तो ऐसे डाइइलेक्ट्रिक को हम बोलते हैं पोलर डाइइलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं, पोलर डाइइलेक्ट्रिक। और अगर कभी ऐसा हुआ कि मॉलिक्यूल पर कोई अगर मॉलिक्यूल है डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का जहां पर सेपरेटली कोई डायपोल एग्जिस्ट नहीं करता, उसके पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस सेपरेट नहीं है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कैसे बोलेंगे, नॉन पोलर। पोलर का मीनिंग ही होता है डिफरेंशिएशन इन बिटवीन टू क्वांटिटीज। यहाँ पे जो पोल्स बन रहे हैं वो पोल्स बनेंगे पॉजिटिव क्वांटिटी और निगेटिव क्वांटिटी, जो कि एक चार्जेस होता है। थोड़ा सा समझ लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला, और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं H2O। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है दे आर पोलर मॉलिक्यूल। चलो H2O मॉलिक्यूल को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो H2O में एक मॉलिक्यूल होगा ऑक्सीजन का, या सॉरी एक एटम होगा ऑक्सीजन का और दूसरे दो एटम्स होंगे हाइड्रोजन के। तो इस तरीके से ये हो गई भैया हाइड्रोजन एटम और ये है ऑक्सीजन एटम। हम जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है, निगेटिव। हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब ध्यान से समझो, अच्छा ये निगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस क्यों डेवलप होते हैं, वो इसलिए डेवलप होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है ऑक्सीजन की वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो उसका जो डिस्टेंस है वो ऑक्सीजन के काफ़ी करीब होता है, हाइड्रोजन से काफ़ी दूर होता है। तो जो नेट चार्ज आता है ऑक्सीजन पे वो कैसे आता है, निगेटिव आता है, और हाइड्रोजन पे कैसे आता है, पॉजिटिव, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। इतनी बात आ रही है समझ में। तो हम कह सकते हैं भैया ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, मतलब ऑक्सीजन पे जितना मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का उतना ही हाइड्रोजन एटम को मिला के होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो
इलेक्ट्रॉन अगर मान लो यहाँ इस ऑक्सीजन पर जो निगेटिव चार्ज है वो किसके कारण आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के कारण आ रहा है। और इलेक्ट्रॉन तो अलग अलग ऑर्बिट में रोटेट हो रहे होते हैं, तो बेसिकली अगर सारे इलेक्ट्रॉन को आप कंबाइंडली देखोगे तो उसका एक तरीके से जो सेंटर ऑफ चार्ज है वो इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के सेंटर पर आ जाएगा, है ना। वैसे तो इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में घूम रहे हैं, लेकिन अगर मैं उनका जैसे सेंटर ऑफ मास होता है वैसे ही सेंटर इमेजिन करूं तो सारे निगेटिव चार्जेस का जो सेंटर होगा वो इस एटम के सेंटर में होगा। मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन एटम का जो सेंटर है वहां पर हम मान सकते हैं कि भैया निगेटिव चार्ज का भी सेंटर है। लेकिन ये जो दो हाइड्रोजन एटम आप देखोगे तो इनके जो प्रोटॉन्स होंगे या इनके जो पॉजिटिव चार्जेस है उनके सेंटर ऑफ मास को हम कहां पर इमेजिन कर सकते हैं, इन बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम। तो वो उनका सेंटर ऑफ मास यहां पर आ गया। सो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास यहां इन बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम है और निगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास जो है वो ऑक्सीजन एटम के सेंटर में है। तो हो गया कि नहीं डायपोल फॉर्म, यस। तो निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पर एक टाइनी डायपोल फॉर्म हो गया, जिसकी डायरेक्शन हमेशा कहां से कहां होगी, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब ऑक्सीजन से लेकर के हाइड्रोजन की तरफ इस तरीके से एक डायपोल एग्जिस्ट करता है। तो ये मॉलिक्यूलर लेवल पे, देखिए फिर से मैं बोल रहा हूं, मॉलिक्यूलर लेवल पे जब किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में या फिर किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में डायपोल एग्जिस्ट करेगा तो वैसे एलिमेंट से बने हुए जो सब्सटेंस है उन्हें हम कहेंगे पोलर डाइइलेक्ट्रिक। दूसरी और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, ये जो डायपोल है इसको टाइनी डायपोल कहेंगे, बहुत छोटा सा डायपोल होता है। एंड देयर कैन बी न्यूमेरस डायपोल्स प्रेजेंट इन द डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, खास करके पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। दूसरी चीज, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स या पोलर डाइइलेक्ट्रिक वाले जो मटेरियल के पार्टिकल्स है, दे आर असिमेट्रिकल इन नेचर, याद रखना दे आर असिमेट्रिक। अब असिमेट्रिक क्यों, आप बोलोगे सर अगर यहाँ पर मॉलिक्यूल के थ्रू मैं ऐसे वाई एक्सिस के अगर रिगार्डिंग अगर ये मॉलिक्यूल देखता हूँ तो आपको वाई एक्सिस के रिगार्डिंग कैसे दिख रहा है, सिमेट्रिक दिख रहा है। लेकिन अगर मैं एक्स एक्सिस कंसिडर करूँ तो क्या ये सिमेट्रिक होगा, नहीं। और असिमेट्रिक हम इसलिए भी बोल सकते हैं क्योंकि किसी भी एक एक्सिस के रिगार्डिंग अगर आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिक नहीं है तो वो असिमेट्रिक ही कहलाया जाएगा। इसके उल्टा जो हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे ना वो आप देखोगे कि सिमेट्रिक है। फिलहाल इतना समझ में आ गया क्या, पोलर डाइइलेक्ट्रिक जहां पर टाइनी डायपोल एग्जिस्ट करेंगे एट ईच मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूलर लेवल पर परमानेंट डायपोल, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, परमानेंट डायपोल एग्जिस्ट एट मॉलिक्यूलर लेवल। ये हमें सबसे पहले जान लेना है, मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक, दूसरा शेप कैसा है, असिमेट्रिक इन शेप। तीसरा एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आप ऐसे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को पोलर मॉलिक्यूल कह रहे हो तो इनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे इलिप्स ड्रॉ करते हैं एक, और उस इलिप्स के एक साइड को अगर आप इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज का नोटेशन दे देते हो तो ये बन जाता है सिंबल ऑफ पोलर डाइइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ओनली, दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट पोलर मॉलिक्यूल। दूसरा सिंपली भी अगर जब मैं आगे आपको समझाऊंगा तो सिंपल ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक साइड पॉजिटिव एक साइड निगेटिव। लेकिन ये जो है दिस इज अ क्लासिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग पोलर डाइइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल, चलेगा। और यहाँ पे देखिए हमेशा कोई भी जो डायपोल होगा टाइनी डायपोल, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इंपॉर्टेंट और एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं पोलर मॉलिक्यूल्स से कई करोड़ों मॉलिक्यूल्स एक साथ लेकर आऊं तो हमारा एक पूरा का पूरा डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का सैंपल बन जाएगा। इस सैंपल में जो नेट डायपोल मोमेंट होगी वो जीरो होगी, ध्यान से समझना। द नेट डायपोल मोमेंट इन द गिवन सैंपल ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, इट इज इक्वल टू जीरो। लेकिन ये कब पॉसिबल है, अगर एक्सटर्नली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होगी। तो हम ये बोल सकते हैं इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड योर पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल डज नॉट हैव नेट डायपोल मोमेंट। अब ऐसे क्यों होता है, देखो मान लो मेरे पास इस तरीके से एक सैंपल पीस है किसी भी पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का। हम जानते हैं हर एक मॉलिक्यूल विल एक्ट एज अ टाइनी डायपोल, तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से। फिलहाल हम इसको रैंडमली अरेंज कर रहे हैं, चलेगा। तो ऐसे रैंडमली अरेंज किए हैं, करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे लेकिन मैंने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए 4 ही मॉलिक्यूल बताया है।
अब देखो इस मॉलिक्यूल के जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पर ध्यान देना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इफ वी सी क्लियरली, तो मैंने कहा था कि यहाँ इस तरीके के पोलर डाइलेक्ट्रिक में एक क्लियर कट एंड जहाँ पर निगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास है, ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं, और एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ हमने क्या किया है, इस तरीके से 4 मॉलिक्यूल लिए हैं, उनके अपने अपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स मार्क कर लिए हैं। नाउ देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ डाइपोल। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल का ये हो गया P1 डाइपोल। फिर सेकंड मॉलिक्यूल जो है उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो उल्टी दिशा में जा रहा है पहले के, देखिए इसका राइट साइड में जा रहा है डाइपोल मोमेंट, तो सेकंड मॉलिक्यूल का लेफ्ट में जा रहा है। अब चूंकि मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी सेम होगी, एंड वी नो भैया डाइपोल मोमेंट्स आर वेक्टर क्वांटिटी। तो दिस टू डाइपोल मोमेंट दे विल कैंसल ईच अदर। वैसे ही यहाँ पर देखिए, अगर ये पहले मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है तो दूसरे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो यहाँ पर भी ये दोनों क्या कर लेंगे, एक दूसरे डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर लेंगे। तो वैसे भी इसके अंदर बहुत से करोड़ों क्या है डाइपोल मोमेंट्स होंगे, डाइपोल मॉलिक्यूल के पोलर मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट्स, तो वो क्या कर लेते हैं, एग्रीगेट लेवल पर एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं। एंड वी कैन से इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नेट डाइपोल मोमेंट फॉर द एंटायर सैंपल ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल इट विल बी 0। लेकिन जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर सब्सटेंस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में लेकर आऊंगा ना, तब आप देखोगे कि यहाँ इस पर्टिकुलर मटेरियल में एक नेट डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पोलराइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, पोलराइजेशन। तो ये हो गया भैया पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब बात करते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की। तो दूसरा टाइप है डाइलेक्ट्रिक में, सेकंड इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैसे होते हैं, तो एग्जांपल के तौर पर मान लो CO2। CO2 क्या है, एक लीनियर मटेरियल है ना। हम कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इसका, OCO, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है, दोनों ऑक्सीजन पर निगेटिव, कार्बन को कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब ध्यान से देखना बेटा, ये जो निगेटिव चार्जेस है इनके सेंटर को मैं कहाँ इमेजिन कर सकता हूँ, एट द कार्बन, और कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो खुद ही कार्बन पर ही है। तो ऑक्सीजन के निगेटिव चार्ज कार्बन पर कॉन्सेंट्रेटेड होंगे, मतलब उनका सेंटर ऑफ मास कार्बन के पास है, और कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उनका भी सेंटर ऑफ मास कार्बन के ही पास है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं, जब किसी भी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड विथ ईच अदर, such molecules are called as non-polar molecules and the whole material is called as non-polar dielectric material। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे centers of positive and negative charges they coincide with each other। ये जो molecules होते हैं they are symmetric in nature। ध्यान से समझना, उनमें सिमेट्री होती है, they are symmetric। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो OCO मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज सिमेट्रिक अलॉन्ग एक्स एक्सिस, दिस इज सिमेट्रिक अलॉन्ग वाई एक्सिस एज वेल, दिस इज सिमेट्रिक अलॉन्ग जेड एक्सिस एज वेल। तो सिमेट्रिक नेचर के होते हैं। दूसरी चीज, इनमें अगर सेपरेट सेंटर ही नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के, तो क्या परमानेंट डाइपोल एग्जिस्ट करेगा, नहीं। तो नो परमानेंट डाइपोल, नो परमानेंट टाइनी डाइपोल एट मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है। साथ ही अगर मैं कोई बड़ा सा सैंपल भी ले लूँ ना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का, जो करोड़ों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना है, फिर भी उनके अंदर की जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो 0 ही रहेगी। जैसे पोलर मॉलिक्यूल के केस में होता था, पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के केस में, वैसे यहाँ पे भी होता है, नेट डाइपोल मोमेंट 0 ही रहती है अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस पोलर मॉलिक्यूल को नॉन पोलर मॉलिक्यूल को रख दिया जाए, तब आप देखोगे कि इसके अंदर एक नेट डाइपोल मोमेंट भी एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर देता है, जो पोलराइजेशन में हम समझने वाले हैं आगे, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको आपको याद रखना है। सिमेट्रिक नेचर होता है, सेंटर जो होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के, दे कोइंसाइड एट द सेम प्लेस एंड नो परमानेंट टाइनी डाइपोल एग्जिस्ट एट मॉलिक्यूलर लेवल। साथ ही साथ एग्रीगेट लेवल पर भी अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो नेट डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है तो आप नेट डाइपोल मोमेंट इस पर डेवलप होता हुआ जरूर देखोगे, ठीक। वो प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन होता है जिसको हम आगे समझने वाले हैं। तो इफ आई से इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, व्हेन सर्टेन सब्सटेंसेस सच एज डाइलेक्ट्रिक्स आइदर पोलर और नॉन पोलर, when they are placed in an external electric field,
the positive and negative charges on the molecule gets displaced in the opposite direction and molecules develop a net dipole moment, and this process is called as पोलराइजेशन ऑफ द मटेरियल। अब इस पोलराइजेशन को जो है वो हम दो कैटेगरी में पढ़ेंगे, एक फॉर पोलर मॉलिक्यूल एंड दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और पोलराइजेशन किसके लिए बात हो रही है? नेट डाइपोल मोमेंट एग्रीगेट लेवल पर। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं पोलराइजेशन इन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो इनिशियल पहली केस में कंसिडर कर रहा हूं व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सो से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने यहां से ई सफिक्स नॉट से रिप्रेजेंट किया है। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब जो हमारा मटेरियल होता है लाइक दिस, लेट्स से दिस इज माय पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। इसके अंदर छोटे छोटे जो है वो डाइपोल मोमेंट्स को लेकर के मॉलिक्यूल्स होंगे, और जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं इन्हें हम कैसे इलिप्टिकल फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। ठीक, तो यहां पर एग्जांपल के तौर पर मैं बस थोड़े से ही पोलर मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ पे हमने पोलर मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लिए हैं, ध्यान से देखना। इन पर अगर चार्जेस की बात करें तो लेट्स से दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव, से दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव, अगेन नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इनके इंडिविजुअल डाइपोल्स अगर ड्रॉ करें, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो आप देख रहे होंगे रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए पहले के डायपोल को किसने कैंसिल कर लिया, यहाँ पे एक दूसरा डायपोल निकाला है उसने कैंसिल किया, फिर इसको इसने, इसको इसने, इस तरीके से जो नेट डायपोल मोमेंट है, द नेट डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू जीरो व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन द सेम मटेरियल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलो भैया इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर जाते हैं। तो सेकंड केस में यहीं पर आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूं। सेकंड केस वेयर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। तो यहां हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, जो इससे होकर ऐसे पास होने वाला है। ठीक है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है उसे हमने ई नॉट से रिप्रेजेंट किया है। अब होता क्या है ध्यान से देखना, जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल होगी, अगर वो स्ट्रांग है, इनफ स्ट्रांग है, तो बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो हमारे टाइनी डायपोल थे उसके जो निगेटिव चार्जेस है वो क्या क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं दे विल गेट रिपेल्ड। इसके कारण क्या होगा, ये जितने भी इंडिविजुअल डायपोल्स थे वो अलाइन होना चालू कर देंगे, और एक समय के बाद आप देखोगे कि सारे के सारे डायपोल है वो एक तरीके के स्पेसिफिक पैटर्न में अलाइन होकर रह जाएंगे। तो मैं यहाँ पर उनका अलाइनिंग जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। तो हमने क्या किए थे, 6 मॉलिक्यूल कंसिडर किए थे, यहाँ पर भी मैं 6 मॉलिक्यूल ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ। फर्स्ट मॉलिक्यूल, इस सेकंड, फोर मॉलिक्यूल्स एंड लेट्स से दीज आर 6 मॉलिक्यूल। और हुआ क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो निगेट, यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो निगेटिव चार्जेस है वो निगेटिव चार्जेस टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे अट्रैक्ट होने लगेंगे, और जो पॉजिटिव चार्जेस है वो रिपेल होने लगेंगे। तो यहाँ मैंने क्या किया है देखो ध्यान से, निगेटिव चार्जेस को एक दिशा में, एक डायरेक्शन में ऐसे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, हर हर मॉलिक्यूल पर एक टॉर्क लगा है, इस टॉर्क के ही कारण क्या हुआ है, हमारे जो डायपोल्स है वो रोटेट होना स्टार्ट हुए हैं। हम जानते हैं ना, व्हेन वी प्लेस अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क इज अप्लाइड, तो बिल्कुल वैसा ही टॉर्क इन पर लग रहा होता है। तो माइनस, सारे जो माइनस चार्ज है
वो अलाइन रहेंगे टुवर्ड्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और जो पॉजिटिव चार्जेस है चूंकि वो रिपेल होने वाले हैं तो वो जितना हो सके उतना दूरी बनाए रखेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। चलेगा। अब देखो, अब कंबाइंड या फिर आप कह सकते हो एग्रीगेट लेवल पर देखोगे तो जितने भी निगेटिव चार्जेस है उनका जो कंबाइंड इफेक्ट आएगा वो ऐसे आएगा कि ये जो हमारा फेस है, जो किसका फेस, आपके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का फेस या कह लीजिए सरफेस, जो अब किसके अपोजिट था या किसे फेस कर रहा था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को, इस सरफेस पर नेट निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? निगेटिव। और जो दूसरा अपोजिट वाला सरफेस है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का, उस पर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा सरफेस ड्रॉ कर लेता हूँ तो समझाने के लिए। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से हमने मान लीजिए इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का ये सरफेस इमेजिन किया है। तो हम मानेंगे भैया कि इस सरफेस पर सारे कौन से चार्जेस आ चुके हैं? पॉजिटिव चार्जेस आ चुके हैं। और जो अपोजिट फेस रहा होगा, कौन सा अपोजिट फेस? पॉजिटिव चार्ज वाला अपोजिट फेस, ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को फेस कर रहा है, उस पर नेट कौन से चार्जेस होंगे? निगेटिव चार्ज होंगे। अब ये जो पर्टिकुलर सरफेस है इसका अपना एरिया है और उस पर अगर पॉजिटिव चार्जेस है तो हम कह सकते हैं देयर इज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, देयर इज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा विच इज ऑकर्ड बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। अब ये पोलराइजेशन मतलब आपने क्या किया, यहाँ इस पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में जो टाइनी डाइपोल्स थे उनको अलाइन कर लिया, जिसके कारण एक फेस पर निगेटिव चार्जेस डेवलप हुए, दूसरे फेस पर पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हुए और हमारा मटेरियल जो है वो पोलराइज हो गया निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस के बीच में। तो हम कह सकते हैं सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द फेस वेयर positive charges are accumulated on account of polarization and here ये जो पहला सरफेस है वहां पर भी मैं लिख रहा हूँ सिग्मा पी, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ निगेटिव चार्जेस बट दैट इज ऑल्सो ड्यू टू पोलराइजेशन। तो हो सकता है आप इसको माइनस सिग्मा पी लिखो, इसको प्लस सिग्मा पी लिखो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो कॉन्सेप्ट था। समझ में आ गया क्या? तो पोलराइजेशन की अगर आप डेफिनेशन देखो तो क्या लिखा था उन्होंने, when dielectrics are placed in an external electric field, positive and negative charges on the molecule they get displaced in the opposite direction and molecules develop a net dipole moment। तो यहाँ पर देखिए एक डायरेक्शन में निगेटिव चार्जेस है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन है? पॉजिटिव चार्जेस है। अब होगा क्या, ये जो निगेटिव चार्जेस है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण हम बोल सकते हैं कि एक नेट डाइपोल मोमेंट इसके अंदर फॉर्म हो चुकी है। सो आई एम ड्राइंग दैट नेट डाइपोल मोमेंट लाइक दिस। दिस इज नेट डाइपोल मोमेंट जिसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ होगी? निगेटिव सरफेस से लेकर पॉजिटिव सरफेस तक। और ये नेट डाइपोल मोमेंट कब आई? जब आपका जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आया। तो डेवलपमेंट ऑफ नेट डाइपोल मोमेंट व्हेन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये फिनोमिना कहलाया जाता है पोलराइजेशन। दूसरी चीज, चलो अब नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप हो गई, इस फेस पर पॉजिटिव चार्ज, पहले फेस पर निगेटिव चार्ज। अब हमें पता है जब भी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होंगे तो ऑटोमेटिकली एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी जो कैसे ट्रैवल करेगी? पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हुई? जब पोलराइजेशन हुआ। तो हम कहेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, ध्यान से देखना, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड विच इज ट्रैवलिंग फ्रॉम positively charged surface to negatively charged surface, this is called as electric field due to polarization, and the direction of electric field formed due to polarization is opposite to the direction of external electric field। तो इस external electric field के opposite direction में polarization के कारण जो electric field form हुई है उसकी direction है। अब देखो ध्यान से, आपको एक चीज नोटिस करना है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ड्यू टू पोलराइजेशन, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा इट विल बी लेसर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात आपको याद रखनी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म इनसाइड ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन विल बी लेसर than the magnitude of external electric field. The direction will be exactly opposite. Secondly, अगर आपसे कोई पूछे
कि इस पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर से अब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, तो आप क्या कहोगे, पहले जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अब उससे कम पास हो रही है, मतलब द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीज नाउ। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज डिक्रीज्ड। अब जो अंदर से पास हो रही है उसे अगर मैं ई लिखता हूं, सो ई और ई नेट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज पासिंग inside of the dielectric material. It can be written as E naught, which is external electric field, minus EP, that is electric field produced due to polarization. And mind you, EP will be lesser than E naught, तो जो external electric field है अब वो थोड़ी कम, लेकिन कुछ ना कुछ तो पास होने ही वाली है, कहाँ से, मटेरियल के अंदर से। अब मान लो ई नॉट है 10 यूनिट और वी कैन से 10 न्यूटन पर कूलम एंड लेट्स से ईपी इज 7 यूनिट और 7 न्यूटन पर कूलम, तो नेट कितनी पास हो रही है, 3 यूनिट की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से पास हो रही है। आ रही क्या बात समझ में। तो ये जो फिनोमिना था, दिस वाज द पोलराइजेशन इन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड दिस हैपन्स व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। चलेगा। अब आगे हम बात करेंगे एंड लेट्स अंडरस्टैंड पोलराइजेशन इन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब हुआ क्या था, पहली केस व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वाज एब्सेंट, उस केस में हमने देखा था कि जो हमारा मटेरियल होता है, ये हमारा मटेरियल है, इस मटेरियल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंट देम बाय अ सिंगल सर्कल। जैसे पोलर मॉलिक्यूल है तो पोलर मॉलिक्यूल में हम इलिप्स ड्रॉ करते थे जिसके एक बाजू में पॉजिटिव चार्ज और दूसरे बाजू में नेगेटिव चार्ज बताते थे। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के केस में ध्यान से समझना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के केस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो कोइंसाइडेड होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर कोइंसाइडेड। तो यहाँ पर भी मैं क्या कर लेता हूँ, ऐसे 6 मॉलिक्यूल्स इमेजिन कर लेता हूँ। वैसे तो करोड़ों होंगे लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए हम 6 मॉलिक्यूल्स को इमेजिन कर रहे हैं। ठीक चलेगा। तो इस तरीके से 6 मॉलिक्यूल है और ईच टाइनी डायपोल जो है वो एब्सेंट है, तो हर एक मॉलिक्यूल पर कोई भी टाइनी डायपोल नहीं होगा। अब कोई टाइनी डायपोल भी नहीं है और हम कह सकते हैं कि नेट जो डायपोल मोमेंट था वो भी 0 है अगर हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। तो अब सेकंड केस इमेजिन करेंगे वेयर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी 0, मतलब यहां पर हम क्या करेंगे, इस मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आएंगे। So E naught is not equal to 0 and same material is taken there. So this is the non-polar dielectric material and now it is placed in external electric field. इस तरीके से जो यहाँ अंदर से होते हुए पहले जा रही थी लेकिन अभी हमने मटेरियल प्लेस किया है, तो दिस इज माय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब क्या होगा देखो, जैसे मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स निगेटिव चार्ज, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या कर लेते हैं, हमारा जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था उसके पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर लेते हैं और वो जो निगेटिव चार्ज है उसके अंदर उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब अट्रैक्ट करने के बाद ये जो मॉलिक्यूल है वो अब उसका स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है लाइक पोलर मॉलिक्यूल। तो अब ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हमने ड्रॉ किए थे ना, इनके देखो शेप को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिखा रहा हूँ। तो इस शेप को मैंने ऐसा मॉडिफाई किया है जहाँ पर नेगेटिव चार्जेस इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पॉजिटिव चार्जेस रिपेल्ड एंड सेम विल हैपन विद द ऑल मॉलिक्यूल्स हियर। ठीक है, तो सारे मॉलिक्यूल पर ऐसे हो चुका है। एंड अब पहले जो हर मॉलिक्यूल था इस पर नेट डायपोल मूवमेंट हुआ करता था क्या, नहीं, टाइनी डायपोल तो एग्जिस्ट नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर हम कैसे है देखो, मैं डायपोल ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपके लिए। दिस इज वन डायपोल, दिस इज अनदर डायपोल। अब ये सारे डायपोल जो एक वेक्टर क्वांटिटी है और चूंकि सारे के सारे अलाइंड है तो हम कह सकते हैं कि इनका नेट समेशन आपको देखने को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ नेट डायपोल मोमेंट विच विल नेवर बी 0 इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रही है बात समझ में। अब जैसे कि मैंने कहा था सारे के सारे निगेटिव चार्जेस जो अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स
इनकमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण ये जो पहला सरफेस है जो किसे फेस कर रहा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को फेस कर रहा है, वहाँ पर सारे निगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होते हुए हमें महसूस होगा, और जो दूसरा अपोजिट फेस है वहाँ पर सारे पॉजिटिव चार्जेस आए ऐसा हमें महसूस होगा। अब हम ये कह सकते हैं कि दिस सरफेस विल हैव surface charge density due to polarization by the positive charges, and earlier phase will have surface charge density due to polarization for negative charges। इतनी बात आ गई समझ में। अब दूसरी बात, चूंकि मैं राइट साइड के फेस पर सारे पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं और लेफ्ट साइड के फेस पर सारे निगेटिव चार्ज ले रहा हूं, अब आप देखोगे that there will be a formation of net dipole moment from negative charge to positive charge. So I am drawing a net dipole moment here। ठीक इस तरीके से this is my P net which is directed from negative surface towards positive surface, and we called this phenomena as polarization। अब हमें ये भी पता है कि एक सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे सरफेस पर नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फ्लो होने वाला है इनसाइड द मटेरियल, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू पोलराइजेशन। तो हम इसको ईपी का नाम दे देंगे भैया, दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके, या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। नाउ इफ वी सी क्लियरली हियर, electric field due to polarization is traveling in the opposite direction to that of external electric field। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो लेस होता है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो हमें इस बात को याद रखना है दैट EP इज लेसर देन दैट ऑफ E नॉट, एंड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, या जिसको मैं सिर्फ अगर E से रिप्रेजेंट करूं, दिस E विल बी इक्वल टू E नॉट माइनस EP, E नॉट माइनस EP। तो अगर E नॉट मान लीजिए 10 है, EP मान लीजिए 6 है, तो कितनी फील्ड पास होगी? 4 यूनिट की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस पर्टिकुलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर से पास होगी। आ रही है बात समझ में? अब देखो, थोड़ी देर पहले मैंने जब कंडक्टर समझाया था तो क्या कहा था, अगर मेरे पास इस तरीके से कोई कंडक्टर है, मान लो ऐसा कोई कंडक्टर है और एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो उस पर क्या हो जाते थे, जो चार्जेस थे ना, निगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस कंडक्टर के, वो जल्दी से जल्दी मूव होकर सरफेस पर आ जाते थे। तो यहाँ पर आप एक तरीके से कह सकते हो कि फास्टली अगर चार्जेस सरफेस पर आ गए, निगेटिव चार्ज टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाती थी, और अंदर की दिशा से यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो रही थी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फॉर conducting material the polarization is so strong that external electric field and electric field formed by the polarization, it is nearly same, and therefore no electric field is passing through my conducting material or inside of the conducting material। दूसरी एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो रेजिस्टेंस होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को टू पास थ्रू द मटेरियल और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये कितना होगा, मतलब पोलराइजेशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही है वो कितनी बनेगी, ये डिपेंड करता है इस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी पे। अगर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा पोलराइजेशन होते रहेगा, ज़्यादा अमाउंट की एक्सटर्नल मतलब ज़्यादा अमाउंट की पोलराइजेशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होगी, और कम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस मटेरियल के थ्रू पास होगी। अगर आपकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू कम है तो फिर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मटेरियल के अंदर से पास हो सकती है। अगर मेटल की बात करें तो मेटल में जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है वो इनफाइनाइट होती है, और अगर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इनफाइनाइट है तो दैट विल ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट्स व्हाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड will never pass through material, or we can say external electric field is 0, or net electric field passing through inside of the material will be 0। आई होप ये जो लॉजिक है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, पोलराइजेशन से जुड़ा अगर मैं एनालिटिकल कुछ बताना चाहूँ तो जो पोलराइजेशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एंड इट इज द रेशियो ऑफ नेट डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड इन द मटेरियल टू द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। सो इज द रेशियो ऑफ नेट डाइपोल मोमेंट टू द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। और हम जानते हैं जो नेट डाइपोल मोमेंट है उसका यूनिट होता है कूलम इनटू
मीटर, है ना, Q इंटू टॉइस ऑफ एल डायपोल मोमेंट होता है, तो कूलम इंटू मीटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर का क्यूब। तो भैया मीटर यहाँ पे क्यूब से हट जाएगा, बचेगा स्क्वायर, तो जो यूनिट होगा पोलराइजेशन का होगा कूलम पर मीटर का स्क्वायर, ऐसा यूनिट होगा। और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, चाहो तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी फॉर्म कर सकते हैं। हम जानते हैं भैया कूलम इज अ चार्ज, चार्ज के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला होता है I1 T1, और ये ऊपर आ जाएगा L रेस्ट टू द पावर -2, तो ये हो जाएगा L रेस्ट टू द पावर -2 M रेस्ट टू द पावर 0 I1 T1। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पोलराइजेशन। दूसरी चीज, पोलराइजेशन कितना स्ट्रांग होने वाला है, ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो जल्दी से जल्दी जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंडिविजुअल डायपोल को अलाइन करके अरेंज हो जाएंगे एंड देयर विल बी अ ग्रेट पोलराइजेशन हैपनिंग। सो पोलराइजेशन डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी कैन से, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा दूं तो आई कैन राइट P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, हियर कांस्टेंट इज रिटन एज काय। इसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो काय लिखना पड़ेगा, इंग्लिश में लिखना है तो आप CHI ऐसे लिखते हो, प्रोनाउंसिएशन क्या है काय। और काय कहलाई जाती है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल। ये क्या होती है भैया, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल। इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। सो काय को रखने के बाद आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। अब ये जो ससेप्टिबिलिटी है ना, इलेक्ट्रिकल टर्म्स में भी यूज करते हैं, और जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो वहां पर देखोगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी आएगी। तो अगर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी आपको नोट डाउन करता है तो काय सफिक्स E से भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। सो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल, इस फॉर्मूले को याद रखना। दूसरी चीज, अगर काय की वैल्यू ज्यादा है तो पोलराइजेशन भी स्ट्रांग रहेगा, और अगर काय की वैल्यू कम है तो पोलराइजेशन जो है वो कम रहेगा। काय को ड्रॉ कैसे करना है, मैं इंडिविजुअली ऐसे ड्रॉ करके दिखाता हूं। दिस इज योर काय, ठीक है, सिंपल एक्स नहीं ड्रॉ करना है आपको, चलेगा। नाउ अब आगे देखो, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन जितना स्ट्रांग होगा ना उतना स्ट्रांग सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी होगा। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा P भी आप लिख सकते हो। ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहे। आई होप अभी तक हमने जितना डिस्कस किया है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंशिएट इन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स देख लेते हैं। तो शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, व्हाट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, वेयर द सेंटर ऑफ मास फॉर पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड, दे हैव सेपरेशन, then those molecules will have tiny dipole at them in the normal state and this is your polar dielectric material, but aggregate level पर जो net dipole moment है वो अब भी जीरो है। दूसरा, they are asymmetrical in shape and their representation is like this। thirdly, अगर आपको पूछा जाए कि एग्जाम्पल कौन से है पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के, तो हमने HCl H2O NH3 आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और एडेड इन्फॉर्मेशन दी है, वो ये है कि दे प्रोड्यूस डायपोल मोमेंट ऑन देयर ओन, मतलब हर एक मॉलिक्यूल के पास टाइनी डायपोल होता है एंड ईच मॉलिक्यूल एक्ट्स एज अ टाइनी डायपोल। लेकिन एग्रीगेट लेवल पर पूरे मटेरियल पर नेट डायपोल मोमेंट जीरो होगा अगर आपका सैंपल जो है या सब्सटेंस जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो फिर नेट डायपोल मोमेंट जरूर उस पर डेवलप होगा। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की तरफ अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है भैया, मॉलिक्यूल्स इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज इट कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, सच मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल। यहाँ पर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के ऊपर टाइनी डायपोल एग्जिस्ट करेंगे क्या, नहीं। दूसरा, जो शेप होता है वो सिमेट्रिक होता है। जैसे देखो H2 मॉलिक्यूल है तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के भी अलॉन्ग सिमेट्रिक है। इन CO2 मॉलिक्यूल भी वैसे ही केस है। रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, लार्जर सर्कल और उसके सेंटर में आपको एक पॉजिटिव छोटा सा सर्कल ड्रॉ करना है। इनके पास कोई भी परमानेंट डायपोल एट द मॉलिक्यूल लेवल पर नहीं होता। एग्जाम्पल O2 N2 CH4 H2 CO2 अगर आप एज एन एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। ठीक, चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ एक इंपॉर्टेंट CET के क्वेश्चन से फास्ट देख लेंगे, 2 मिनट में हो जाएंगे कवर। पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द कंडक्टर। अब कंडक्टर के लिए रॉन्ग क्वेश्चन रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। फर्स्ट,
इन अ स्टैटिक सिचुएशन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन हैव नो चार्ज। यस, हमने देखा है कंडक्टर के केस में इनसाइड ऑफ द मटेरियल चार्जेस नहीं होते हैं, वो मूव होकर कहाँ पर आ जाएंगे, सरफेस पर। तो अगर ये कंडक्टर है, अंदर मैंने चार्ज रख भी दिए तो भी बिकॉज ऑफ रिपल्शन दिस चार्ज विल कम एट द सरफेस एंड चार्जेस कैन मूव, वो मूव हो सकते हैं इसलिए सरफेस पर आ जाएंगे। ठीक। दूसरा, द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर। यस, दिस इज ट्रू। थर्ड, the electrostatic field just outside the surface of charged conductor must be tangential to the surface। नहीं भैया, अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है तो उसके सरफेस पर जो भी चार्ज होगा उसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी वो हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। तो टेंजेंशियल नहीं होती है, परपेंडिकुलर। तो हमारा सी जो ऑप्शन है दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। ठीक। चलो डी ऑप्शन पर पढ़ लेते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ कंटेनर। यस, वी ए इज इक्वल टू वी बी हमने देखा था कि नहीं देखा था, बिल्कुल वही है। आगे बढ़ेंगे, क्या बोला है, आउट ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स द वन विच रिप्रेजेंट द पोलर मॉलिक्यूल। अब देखो थोड़ी देर पहले H2O मॉलिक्यूल लिया था तो ये कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल है ना, इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, तो ऐसा डायपोल एग्जिस्ट करेगा। N में N2 में नहीं होगा, CO2 में तो नहीं होगा, H2 में भी नहीं होगा। तो these आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ओनली H2O इज अ पोलर मॉलिक्यूल विच इज माई ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कहाँ दिया है, बी के अंडर दिया है, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, when a dielectric is placed in an electric field the electric field inside the dielectric। अब कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसको अगर एक्सटर्नली फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो जो फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ती है या कम होती है इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, वो कम होती है, डिक्रीजेस। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक विल डिक्रीज। खुद की वो पोलराइजेशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर फॉर्म करेगी लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज ही होती है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्या दिया है, सिलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट। अब रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, बच्चे जनरली गलती क्या करते हैं, इस तरीके के जब स्टेटमेंट आते हैं तो जो पहला राइट स्टेटमेंट है फट से मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं। देखिए आप फ्री फोकट में मार्क्स गवा रहे हो, आपको इतना याद रखना है, रॉन्ग पूछा है या राइट पूछा है, भैया रॉन्ग पूछा है तो ध्यान से रॉन्ग को ही मार्क करना है। क्या दिया है, a molecule in which center of mass of positive charge do not coincide with the center of mass of negative charge it is a polar molecule। yes, polar में क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड रहते हैं तो वो कोइंसाइड नहीं होंगे, मतलब ए स्टेटमेंट करेक्ट है। बी, दे हैव अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट। तो पोलर मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल मोमेंट तो होता ही है डाइपोल के लेवल, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पर। थर्ड, दे एक्ट एज अ टाइनी इलेक्ट्रिक डाइपोल। यस, एवरी मॉलिक्यूल एक्ट एज अ टाइनी इलेक्ट्रिक डाइपोल। दे हैव अ सिमेट्रिकल शेप। नो, दे डोंट हैव अ सिमेट्रिकल शेप, राइट। तो एक हाथ एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होगी भी लेकिन बाकी एक्सिस के अलोंग नहीं होते हैं। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन टू मार्क। नेक्स्ट, when which of the following relations represent the electric polarization P। तो पोलराइजेशन से रिलेटेड कौन सा जो एक्सप्रेशन है वो उन्होंने करेक्ट पूछा है। नाउ P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा P, P इज इक्वल टू सिग्मा P, P इज इक्वल टू सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, P इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा P। अब सबसे पहली बात, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा P होता है, लेकिन जो कांस्टेंट है वो एप्सिलॉन नॉट थोड़ी बोला था अपन ने सिर्फ लिखा था P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा P। जो कुछ भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट इज नॉट द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, नहीं होता है, सिंपली आप P इज इक्वल टू सिग्मा P लिख सकते हो। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है भैया, चूज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन पोलराइजेशन P एंड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी काई ई ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो थोड़ी देर पहले देखा था P इज इक्वल टू काई ई। सो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब आज जितना भी पढ़ा है उसका यूज हम करेंगे कैपेसिटर्स को पढ़ते समय, ठीक है। तो जो अभी हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पढ़ा ना उसको कैपेसिटर में यूज करते हैं दो कारणों के लिए। अगर कैपेसिटर जो आप जानते आगे हम पढ़ेंगे वो बना होता है प्लेट्स से, इनके बीच में अगर आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हो ना तो स्ट्रेंथ भी बढ़ती है इंस्ट्रूमेंट की, कैपेसिटर की, और दूसरा जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी होता है ना कैपेसिटर का वो भी बढ़ता है। तो डाइलेक्ट्रिक अगर नहीं समझा तो फिर कैपेसिटर में आपको दिक्कत आएगी। इसलिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होते हैं, उनके पोलराइजेशन वगैरह क्या है, ये सारी चीजें हमें समझ लेनी पड़ती है। ठीक, तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।